कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले जितने भी आज राजनीतिक दल के लोग हैं या किसी भी सामाजिक दल के लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर अंधविश्वास, पाखंडवाद, यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। लेकिन आज क्या कारण है कि कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग और कर्पूरी ठाकुर को अपना वंशज बताने वाले लोग आज उसी ब्राह्मणवाद, उसी मनुवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं? उन्होंने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने सफलतम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये चाहते हैं कि इनका जो प्राचीन इतिहास है, जो इनका जो एक इतिहास है जो इन्होंने जला दिया है या फिर ख़त्म कर दिया है, तो ये अपने इतिहास से ना जुड़ पाएँ, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ओबीसी SC ST वर्ग के लोग अपने इतिहास से अगर भली भांति परिचित हो जाएंगे तो ये किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, अंधविश्वास पाखंड का विरोध करेंगे और जिससे इनका चूल्हा जो भी है दाल रोटी बंद हो जाएगी। जब भारत में कुछ ये गद्दार इतिहासकार घुसे जिनकी मंशा थी भारत पे कब्जा करने की, तो सबसे पहले इन्होंने इतिहास मिटाने की कोशिश की, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा जो भारत के मूल निवासी लोग हैं ये इतिहास को ना पढ़ पाएँ, ना समझ पाएँ, और यही उनकी जो सपना है वो साकार भी हुआ। जो युवा जनरेशन आई तो ये इतिहास से काफ़ी दूर रही। हाँ, भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीचे, मैं ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करता। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, जय मूल निवासी। आज हमारे साथ हैं ओबीसी वर्ग के एक युवा चेहरा दीपक ठाकुर नंदवंशी। आज इस वक्त हम लखनऊ में हैं। दीपक जी, आप अपने बारे में बताएं कि आपका ये जो विचार परिवर्तन हुआ और ख़ास करके युवाओं को जागृत करने के लिए आज जो आप समाज में आगे बढ़कर निकले हुए, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और जो भी मुझे देख रहे हैं इन दर्शकों को अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक ठाकुर नंदवंशी है और मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। और जैसे कि अभी आपने पूछा, और पिछले करीबन 4-5 वर्ष से लगातार समाज में सेवा दे रहा हूँ, चाहे वो ओबीसी वर्ग के लोग हों, चाहे वो SC वर्ग के लोग हों, चाहे वो मेरी समाज के लोग हों। ज़्यादातर कुछ लोगों ने, जो मेरे विरोधी लोग हैं, उन्होंने मुझे जातीय आधार पे मेरा नाम जोड़ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मुझसे मदद मांगने आते हैं तो मैं निस्वार्थ भावना से उनकी मदद करता हूँ। और रही बात ये प्रेरणा वाली, तो जब से मेरे अंदर एक समझ आई है, मैं लोगों के साथ बैठा उठा हूँ, तो और उसके अलावा अपने जब इतिहास का अध्ययन किया है मैंने, जो एक खोया हुआ इतिहास था जो कहीं दूर दूर तक हो सकता है मेरे पास नहीं आ पाता, तो कुछ ऐसे वरिष्ठ लोग थे जिनके बताने पे मैंने उसका अध्ययन किया। और फिर जब एक बुक मैंने पढ़ी उसके बाद तो मुझे रुचि और भी बढ़ती गई। तो उसके बाद तो फिर मैं बुक पे बुक पढ़ता गया, जानकारी लेता गया। तो मैंने कहीं ना कहीं उसको जो समझा है, ये इस भारत देश में जो मैंने देखा है, ओबीसी SC ST, है ना, और जितने भी ये एक कहा जाए ऐसे अगर वैसी भाषा में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, इनके साथ व्यापक रूप से अन्याय हुआ है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ अभी भी गद्दार इतिहासकार हैं, तो उसको एक दूसरा रूप देके उसको दिखा देते हैं। कहीं भी अगर कोई दिक्कत वाली बात आती है या कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जो उनको अटकन पैदा कर देता है, तो उसको घुमाने के लिए वो दूसरी दिशा दे देते हैं, संतुष्ट करने के लिए सामने वाले को। जी बिल्कुल। बिहार के मुख्यमंत्री रहे जननायक, जिन्हें जननायक भी कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर के बाद खास करके ओबीसी वर्ग बिहार में MBC वर्ग में आते हैं, आपकी कम्युनिटी, नाई कम्युनिटी के लोग। तो कर्पूरी ठाकुर के बाद अभी दूर दूर तक ऐसा कोई नेतृत्व देखने को नहीं मिल रहा है। नेतृत्व विहीन समाज के पीछे जो ये सबसे बड़ी आज स्थिति है, इसके पीछे क्या कारण है कि जो नेतृत्व है, नेतृत्व विहीन समाज हो गया है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, जैसे अगर जैसे एक जो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी थे, तो उनका तो मैं अपने जितनी भी तारीफ़ करूं तो ऐसे कोई शब्द नहीं बनते उनकी तारीफ़ को बयां करने के लिए, क्योंकि वो किसी के परिचय के वो नहीं है मोहताज। वो अपने आप में उनकी एक ऐसी तस्वीर थी कि लोग उनसे भली भांति परिचित हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे रही बात ओबीसी वर्ग की, तो ओबीसी वर्ग में तो काफ़ी ऐसे नेतागढ़ हुए उनके बाद जिन्होंने अपना नाम किया, ओबीसी वर्ग के हित में कार्य भी किए। लेकिन अगर बात कही जाए जो जिस जाति से वो आते थे, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी नाई जाति से आते थे, तो नाई जाति का अगर वर्तमान समय में स्थिति देखा जाए, जबकि नाई समाज एक ऐसा समाज है जो सर्व समाज के काम में आता है, और मेरा मानना है कि सर्व समाज को इस नाई समाज पे पूर्ण रूप से भरोसा भी है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि लोगों के अंदर इस समाज को लेके घृणित भावनाएं क्यों हैं, जबकि अगर कहीं भी मौका पड़ता है तो सबसे ज़्यादा जो नाई के ऊपर विश्वास किया जाता है और नाई ही काम में आता है। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं कि नाई समाज को हमेशा दबाने का काम करते हैं, है ना, उनको घृणित भावनाओं से देखते हैं, हमेशा उनका ऐसे शब्द उनके प्रति निकालते हैं कि उनको एकदम अपमानित किया जाए, है ना। और अभी जो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में लगभग
अभी कोई ऐसी कोई जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन एक अपने आकलन के आधार पे एक जो आकलन करते हैं सामाजिक तौर पे या फिर अपने जैसे भी समझिएगा, अगर उसके आधार पे देखा जाए तो करीबन 3.5% जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत दुर्भाग्य भी है और ये हमें एक अंदर से कष्ट भी है। अगर ऐसी कई कास्ट जातियाँ देखी जाएँ तो उनके मंत्री, एमएलए है ना, सांसद, एमपी जो भी है सब हैं। तो मुझे अगर ये देखूं मैं अगर दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी पिछले कई वर्षों से कोई सांसद नहीं बन पा रहा है, कोई विधायक नहीं, टिकट नहीं दी जा रही है। जबकि मेरे नाई समाज में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टियों से जुड़ के, जिन्होंने जवानी से जुड़ के अपने बाल सफ़ेद कर लिए, इसके बावजूद भी उनको तवज्जो नहीं दिया जाता है। इसकी जो मुख्य वजह है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके उसका उपयोग किया जाता है, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कर्पूरी ठाकुर ने भी वो क्रांति करी, डॉक्टर बाबा साहब ने भी वो क्रांति करी। बाबा साहब की मूर्तियां जो हैं सबसे ज़्यादा इस देश में आज तोड़ने का काम किया जा रहा है। मूर्ति ना लगे इसके लिए मनुवादी और सामंतवादियों के द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है। अभी एक घटना निकल कर आई, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की एक प्रतिमा लगना था, लेकिन कुछ सामंतवादियों के द्वारा वो प्रतिमा नहीं लगाने दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा से नफ़रत किया जाता है, कर्पूरी ठाकुर के भी प्रतिमा से नफ़रत किया जाता है? तो ये सामंतवादियों द्वारा प्रतिमा से नफ़रत करने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी ये महान पुरुष हैं, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, चाहे वो कर्पूरी जी रहे हों, तो जो ये गद्दार इतिहासकार हैं, मनवादी सोच के व्यक्ति हैं, जिन्होंने अगर सही रूप में कहा जाए, जिन्होंने भारत के संसाधनों पे वर्तमान समय में पूर्ण रूप से कब्जा कर रखा है, ऐसे विचार के लोग ये जानते हैं और इनकी ये शुरू से भावना रही है कि हम जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित ये लोग हैं, इन पे हम शासन करते रहें, चाहे वो जाति आधार पे फूट डाल के हों, चाहे वो वर्ण व्यवस्था के आधार पे हों। लेकिन इनके विरोध में, चाहे वो कर्पूरी जी हों, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हों, तो इन्होंने इनके विरोध में आंदोलन किए और यहाँ के जो शोषित, वंचित, जिनके साथ अत्याचार होता है, उनको अधिकार दिलाए। तो इनकी जो प्रतिमा लगती हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग ये समझते हैं, इनका मानना ये होता है कि अगर इस प्रतिमा को अगर लगाया जाएगा तो लोग इसके बारे में जानेंगे और जानेंगे तो इनके विचारों को पढ़ेंगे और विचारों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनको जो प्राचीन इनका जो इतिहास है उसके बारे में पता लगेगा और पता लगेगा तो ये हमारे खिलाफ मतलब अपने हक और अधिकार मांगेंगे। अभी क्या है कि वो कहते हैं, वो उन्होंने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने सफलतम भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो ये चाहते हैं कि इनका जो प्राचीन इतिहास है, जो इनका जो एक इतिहास है जो इन्होंने जला दिया है या फिर ख़त्म कर दिया है, तो ये अपने इतिहास से ना जुड़ पाएँ, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोग अपने इतिहास से अगर भली भांति परिचित हो जाएंगे तो ये किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, अंधविश्वास, पाखंड का विरोध करेंगे और जिससे इनका चूल्हा जो भी है दाल रोटी बंद हो जाएगी। कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले जितने भी आज राजनीतिक दल के लोग हैं या किसी भी सामाजिक दल के लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर अंधविश्वास, पाखंडवाद, यहाँ तक कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग और कर्पूरी ठाकुर को अपना वंशज बताने वाले लोग आज उसी ब्राह्मणवाद, उसी मनुवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं? या तो कर्पूरीवाद को लेकर चल सकते हैं या तो ब्राह्मणवाद को लेकर चल सकते हैं, मनुवाद को लेकर चल सकते हैं। इस पर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, बात ये है, कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले, देखिए एक हमेशा अपने जो भारत देश में अगर शुरू से देखा जाए, एक शुरू से इतिहास खंगाला जाए तो इस देश के लोग, ये एक समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था। इस देश के लोग बहुत भोले वाले लोग थे और दूसरे पे विश्वास बहुत जल्दी करने वाले लोग थे। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इतिहास तो इन्होंने ख़त्म किया ही किया है, लेकिन एक अंधविश्वास की तरफ इन्होंने जोड़ा है। जो भी अपने महान पुरुष हैं, इन्होंने एक सही दिशा दी है, इसके बावजूद भी शिक्षा का अभाव रहा थोड़ा सा, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं रहे तो उन्होंने ये मोड़ के अपनी तरफ, इन्होंने जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इन्होंने उनको अंधविश्वास में फंसा के, पाखंड में फंसा कर अपने जो भारत के मूल निवासी कह लो, चाहे इनके महापुरुष कह लो, उनके प्रति नफरत भर दी है। उनके मतलब एक जातीय आधार पर, जैसे अभी देखा जाए कि बाबा साहब को एक जातीय आधार मात्र से जोड़ दिया है ना, तो काफ़ी जो अदर जैसे ओबीसी
वर्ग के लोग हैं तो कई ओबीसी वर्ग के लोग उनसे नफरत करते हैं, लेकिन हालांकि ये देखा जाए कि ओबीसी हित में भी कई उन्होंने कार्य किए। तो उनका ये रहा है कि वर्ण व्यवस्था लेके जाति व्यवस्था उन्होंने बनाई, है ना। वर्ण तो 4 ही बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अब ब्राह्मण ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय है, वैश्य वैश्य है। अब शूद्र पे शासन करने के लिए 7000 से ज़्यादा जातियों का निर्माण कर दिया। तो इनकी कहीं ना कहीं सोच रही है, जो हमारे महान पुरुष हैं तो इनका इतिहास दबा दिया उनकी, और यही एक मुख्य वजह है कि इनकी मूर्ति या प्रतिमा या कुछ भी कह लो, ये ऐसे स्थल पे स्थापित नहीं होने देते, जैसे मुख्य मार्ग हो गया या कहीं कोई पार्क हो गया, कि कहीं लोग इनकी विचारधारा से ना जुड़ जाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ देखने को मिलता है कि अगर आप अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, अगर आप बुद्धिज़्म की बात करते हैं, बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो आपको आपके समाज के ही द्वारा आपके ऊपर लांछन लगाया जाता है। हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म के बीच एक कंट्रोवर्सी का निर्माण किया जाता है, जबकि बुद्धिज़्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से भारत, बुद्धमय भारत जब था, अखंड भारत हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज आपके ऊपर भी सोशल मीडिया पर हम आपके ही लोगों के द्वारा सवाल जवाब किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी जो वजह है तो मैं उन लोगों से आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग बुद्ध को लेके मुझसे सवाल जवाब करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत 1947 में आज़ाद हो चुका है, और सबको ये आज़ादी के तहत सबको ये अधिकार है कि जो व्यक्ति जौन सा धर्म चाहे वो अपना धर्म चुन सकता है। और रही बात धर्म की बात, तो चाहे वो बुद्ध हो या हिंदू धर्म हो या सिख या ईसाई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपने तर्क की कसौटी पे देखता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसके साथ में हूँ। और रही बात बुराई करने की, तो मैं ये मानना है, जो लोग मेरे ऊपर मेरा विरोध करते हैं बुद्ध को लेके, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं तो बहुत छोटे स्तर का व्यक्ति, समाज सेवी हूँ, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, ये अगर विदेशों में जाते हैं बुद्ध की प्रतिमा लेके, तो इनके ऊपर क्यों नहीं सवाल करते हैं? भाई एक विचार है वो, और मैं ये मानता हूँ कि बुद्धिस्ट में एक समानता का अधिकार है। वहाँ पे छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, है ना, ये चीज़ें नहीं है। वहाँ समानता का अधिकार है और सब लोग समरसता से रहते हैं। और अगर कोई ऐसे धर्म है ना, जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये चरम सीमा पे है, तो इससे कहीं अगर निकल के देखा जाए तो एक ऐसा बुद्ध धर्म मिलता है जिसमें समानता का अधिकार है ना, जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति विशेष का हो, चाहे वर्ग विशेष का व्यक्ति है, अगर वो काबिल है, उसके अंदर योग्यता है, तो वो सम्मान योग्य है, सम्मानीय है। जबकि ऐसा अगर अन्य धर्मों में, कुछ धर्मों में देखा जाए तो ऐसा नहीं, वहाँ मतभेद बिल्कुल देखने को मिलता है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज एक जाति का नेता बना दिया गया है, वैसे अगर आप बुद्ध की बात करते हैं तो भी आपको एक जात पर ही टारगेट किया जाता है, जबकि तथागत बुद्ध से लेकर बुद्धमय भारत बनाने तक का जो सपना था वो सारे के सारे ओबीसी वर्ग के लोग थे। लेकिन आज ये चीज़ लोगों को क्यों ज्ञात नहीं है, लोग ये चीज़ क्यों भूल जाते हैं कि बुद्धा से लेकर जितने भी महापुरुषों ने आंदोलन किया ओबीसी के ही वर्ग के लोग थे। लेकिन ओबीसी वर्ग, खास करके युवा वर्ग जो आज सामंतवाद के चंगुल में फंसा हुआ है, ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंसा हुआ है, उन्हें ये क्यों नहीं मालूम है कि बुद्धा से लेके जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए उनके ओबीसी वर्ग के लोग अपने ही लोगों के पुरखों का वो इतिहास नहीं जानते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, जब भारत में कुछ ये गद्दार इतिहासकार घुसे, जिनकी मंशा थी भारत पे कब्जा करने की, तो सबसे पहले इन्होंने इतिहास मिटाने की कोशिश की, है ना। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा ये जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, ये इतिहास को ना पढ़ पाएँ, ना समझ पाएँ, और यही उनकी जो सपना है वो साकार भी हुआ। जो युवा जनरेशन आई तो ये इतिहास से काफ़ी दूर रही। और रही बात, जैसे आपने बताया, जैसे बुद्धिस्ट हो गया एक, ठीक है, अब एक हिंदू धर्म है, एक बुद्ध धर्म है, सिख, ईसाई, काफ़ी धर्म है। सब लोग कहते हैं कि हमारा धर्म सही, हमारा धर्म सही, हमें इससे कोई मतलब, मैं चाहता हूँ समानता का अधिकार, है ना। अब बौद्ध धर्म में अगर देखा जाए तो भारत की अपेक्षा कई ऐसे देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म को माना जाता है, ठीक है। अब कोई अगर विरोध करे तो मेरा ये मानना है कि वहाँ जाके भाई विरोध करो, है ना। बौद्धिस्ट के जैसे हिंदूवादी नेता हैं, विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं, तो वहाँ पे जाके उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करिएगा कि यहाँ आप हिंदू की दुहाई दे रहे हैं, वहाँ बौद्ध की प्रतिमा लेके जा रहे हैं। तो छोटे नेताओं पे सवाल क्यों किए जाते हैं, ये बात उनको समझना चाहिए। और युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ, जैसे धर्म विशेष है, आज हिंदू धर्म लीजिएगा, मुझे किसी धर्म विशेष से कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ जहाँ भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीचे, मैं ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर देखा जाए जैसे हिंदू है, अभी देखिए जैसे राम मंदिर बना,
ऐसी कोई वर्ग नहीं था हिंदू समाज में, ऐसी कोई जाति नहीं थी जिसने समर्थन ना किया हो। अभी अगर देखने को मिला जाए, जब राम मंदिर बना है ना, न्यायालय से आदेश मिला, उसके अकॉर्डिंग ये राम मंदिर बना। अब उसमें ट्रस्ट में ये देखा जाए, अगर ये सोचने का विषय है, युवाओं को समझने का विषय है, क्या ओबीसी वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं? अगर देखा जाए कि उसके ट्रस्ट में जो एक टीम गठित होती है, अगर उसमें देखा जाए तो ये देख लीजिएगा कि उसमें हिंदू कहाँ हैं। हिंदू क्या सिर्फ जो ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग के लोग हैं, ये सिर्फ क्या नारे लगाने के लिए हिंदू हैं, या फिर वोट देने के लिए हिंदू हैं, या फिर इनके ऊपर जब जो बड़े लोग हैं इनके ऊपर जब कोई अत्याचार होता है तो इनका समर्थन करने के लिए हिंदू हैं, है ना। जब कोई अधिकारों की बात आ जाती है तो इनको जैसे दूध में मक्खी निकाली जाती है, ऐसे दूध में मक्खी निकाल के अलग कर देते हैं, है ना। अगर हिंदू कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो मेरा ये मानना है कि एक वाल्मीकि जाति से लेके एक सवर्ण कास्ट तक हिंदू है, और उसको उसके योग्यता के अनुसार हर जगह उसको अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कहीं भी हो, कोई सा स्थल हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये हिंदू धर्म सही है। आज समाज में असमानता है, गैर बराबरी है, छुआछूत है, भेदभाव है। भारत का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जब वो राष्ट्रपति थे तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। आज एक वर्ग ऐसा भी है जिसको मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक वर्ग ऐसा भी है जिसको घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है, जब ये सामाजिक क्रांति होने लगी तो उनका बयान आया है कि अब हमें अपने पुराने इतिहास को भूल जाना चाहिए, जैसे जाति व्यवस्था है इसको ख़त्म कर देनी चाहिए। तो क्या कारण है कि भागवत जी, जो कि आरएसएस समाज में एक विषमतावादी सोच को लेकर लोगों में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करता आया है, ऐसा क्या कारण है कि भागवत जी को अपने इस बयान को इस तरीके से पेश करना पड़ा? देखिए, उसका मुख्य कारण है, अभी आपको देखने को मिला होगा, दिल्ली हो चाहे वो लखनऊ हो, एक बड़े पैमाने पे बौद्ध धर्म के कार्यक्रम हुए, जिसमें लाखों लोगों ने, मैंने खुद देखा, लाखों लोगों ने दीक्षा ली। तो जो भी ये धर्म रूपी ये जो धंधा चला रहे हैं, मैं धंधा इसलिए कहूँगा क्योंकि सिर्फ इसमें एक वर्ग विशेष को क्यों तवज्जो दी जाती है। अगर हिंदुत्व है तो सबके लिए है। तो जो इन्होंने देखा, जो ये दीक्षा ली गई, तो इन्होंने देखा कि बड़े पैमाने पे लोग एक धर्म को छोड़ के दूसरी धर्म की ओर जा रहे हैं। तो इनको ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कमी है। तो वो कमी है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि समय समय भी जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ बना के तैयार कर देते हैं कि सामने वाले लोगों को संतुष्टि हो जाए। तो वो एक संतुष्टि देना है। अभी अगर सही उससे कहा जाए तो एक ये मान लीजिएगा, लोगों को साधने का एक सिस्टम बना रहे हैं कि ये बाहर निकल के ना जाएं, उनको ऐसा लगे। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसा है तो भैया इसमें मतभेद क्यों रखते हैं? अगर हिंदू तो सबके लिए है, तो जो आरएसएस संगठन है, चाहे वो कोई भी हिंदूवादी संगठन हो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आरएसएस में दलित को प्रमुख क्यों नहीं बनाया जाता, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को प्रमुख क्यों नहीं बनाया जाता? ये भी तो हिंदू हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। या जो भी आरएसएस में से जुड़े हुए हैं ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग, उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर वास्तविक रूप से हिंदूवादी संगठन है तो बड़े प्रमुख पद होते हैं, इनमें एससी या ओबीसी एसटी वर्ग के लोगों को क्यों नहीं दायित्व दिया जाता। ये एक उनका सोचने का विषय है। और उनका जो मोहन भागवत जी ने जो ये बयान किया है, तो अगर ये बयान अगर पहले से होता, है ना, पहले से होता तो ये आज दूसरे उसमें जाने का वो ही नहीं मिलता। और रही बात बौद्ध धर्म की, ये तो बहुत प्राचीन धर्म है भैया, ये तो हमारा भारत का मूल निवासी धर्म है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो प्रधानमंत्री जी हों चाहे योगी जी हों, ये विदेश में जाके कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। अगर मेरे कहने मात्र से किसी को आपत्ति है तो भाई उनसे भी आपत्ति होनी चाहिए। वो भी यही बात कहते हैं, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। और विदेशों में इस भारत की पहचान बौद्ध रूप में ही है। आखिर आज क्या कारण है कि खास करके आप जिस वर्ग से आते हैं, आप सैन समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ज़िलों में शर्मा भी लिखते हैं, सैन भी लिखते हैं, बहुत सारी जगह श्रीवास लिखते हैं, बिहार में ठाकुर लिखते हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइटल लिखते हैं। लेकिन जो नाइक कम्युनिटी है, आज उस वर्ग के युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, किसी भी समाज को क्रांति करने के लिए युवाओं में ही वो गुण होता है कि वो समाज में क्रांति कर सके। लेकिन आज क्या कारण है कि जो समाज का युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति में है, वो सामंतवादी सोच को लेकर चल रहा है। आप कैसे इन लोगों से मुकाबला करेंगे? कैसे आप समाज में वो क्रांति करेंगे कि समाज का जो युवा वर्ग है
वो समाज में परिवर्तनकारी सोच के साथ बढ़ चढ़कर साथ ले। देखिए, अगर पहले की अपेक्षा देखा जाए, जो समय निकल चुका है, तो कहीं ना कहीं जब से हमारा इतिहास तोड़ा मड़ोड़ा गया, इस देश पे कब्जा किया गया, तब से लेकर अब तक मेरा ये मानना है कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, तो बड़े पैमाने पे तब इतनी शिक्षा नहीं थी, लोग इतना पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज का जो नई जनरेशन है, नया युवा है, तो इस बात को, इस अपने इतिहास को भली भांत अपने इतिहास से परिचित हो रहा है। जैसे कि अभी आपको अपने नाम के पीछे बताया, दीपक ठाकुर नंदवंशी। तो ये जो नंदवंश है, इसके जो प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने नंदवंश की स्थापना की, महापद्मानंद जी है ना, जिन्होंने केंद्र पद्धति की नींव रखी, जिनको केंद्र पद्धति का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने जीती रोड का भी निर्माण किया, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, और भी कई ऐसे कार्य किए। उनके समय में अखंड भारत हुआ करता था। तो ऐसे एक गौरवशाली इतिहास को जो इस समाज के जो महापुरुष थे, उस समाज उनके बारे में नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा का स्तर बढ़ा, तो जो मेरे युवा साथी हैं, तो मैं आज देख रहा हूँ तो बड़े पैमाने पे उस इतिहास से मैं भली भांति परिचित हो रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है देख के, और मेरा मानना है कि जल्द आने वाले समय में सब लोग अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित होंगे। और जो उनका एक इन लोगों द्वारा, जो हमारे विरोधी रहे हैं शुरू से, इनके द्वारा जो उनकी मानसिकता को दबा दिया गया, उनके आत्मविश्वास को कम कर दिया गया है, जब वो अपने इतिहास से, ऐसे गौरवशाली इतिहास से भली भांति परिचित होंगे, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा समाज के अंदर। और मेरा रही बात कि मेरा तो ये मानना है कि देखिए कि मेरी एक बहुत भी कोई विशेष उम्र नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने छोटी सी उम्र में बहुत सारे त्याग करके, एक चाहे वो अपनी जाति के लिए कहिएगा, जाति के लिए तो शुरू में भाई घर से ही स्टार्ट करते हैं सब, जाति के आधार पर जैसे जैसे मुझे ज्ञान होता गया और मैं समझता गया कि धीरे धीरे इतिहास से भली भांति पर से पहले मैंने समाज का इतिहास पढ़ा, उसके बाद ओबीसी वर्ग, ऐसे पूरे भारत का जब जैसे जैसे मुझे समझ में आता गया, तो मुझे जो मेरे भारत के मूल निवासी हैं, हर एक मूल निवासी से प्यार होता गया। अब तो ऐसी स्थिति बन गई है, अगर कोई मेरा साथी है, अगर मुझसे बुरा भी बोल देता है, तो मैं ये समझता हूँ कभी इसके अंदर ज्ञान का अभाव है, तो मुझे ज़्यादा बुरा भी नहीं लगता। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जल्द से जल्द इसे जागरूक करूँ, ताकि इसके सोच में परिवर्तन आए। ओबीसी वर्ग बड़े पैमाने पर जग रहा है, अपना इतिहास जान रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीपक ठाकुर नंदवंशी जी हैं, जो कि नाई कम्युनिटी से आते हैं, सैन समाज से आते हैं। इन्होंने अपना इतिहास पढ़ा, गौरवशाली इतिहास पढ़ा, नंद वंश का इतिहास पढ़ा, नंद वंश का एक ऐसा इतिहास जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। अरहत उपाली, जिन्होंने विनय पिटक को केंद्रीय शासन प्रणाली में लागू करने के लिए उन्होंने वो नींव रखी, कह सकते हैं। तो इस देश का युवा जाग रहा है, बड़े पैमाने पर क्रांति के लिए आगाज़ करने के लिए तैयार है। आप कब जागेंगे, आप कब इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।